नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य की आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के हमारे इस कक्षा का विषय है हिंदी उपन्यास, स्वरूप एवं तत्व। जैसा कि हम जानते हैं कि साहित्य की एक प्रमुख विधा के रूप में हिंदी उपन्यास आज बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। परंतु जैसा कि विदित है कि गद्य के उद्भव से पहले साहित्य अधिक प्रसिद्धि पद के रूप में ही स्थापित था और हिंदी गद्य का जो उद्भव है, ये इसे हम आधुनिक काल की घटना मान सकते हैं। और गद्य में भी कथा साहित्य हिंदी के गद्य साहित्य का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी है और गद्य साहित्य का प्रथम उत्थान हम भारतेंदु युग से मानते हैं। हिंदी भाषा का रचाव, परिष्कार, शोधन, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन और नए लेखकों का उद्भव आदि इस समय में एक साथ हम भारतेंदु युग में देखते हैं। गद्य लेखन और खड़ी बोली हिंदी को साहित्य में उसका यथोचित स्थान मिले, इसका प्रयास हम आधुनिक काल में ही देखते हैं। और यदि हम हिंदी गद्य की पृष्ठभूमि के रूप में बात करें तो इसकी पृष्ठभूमि में हमें सर्वप्रथम इसकी जो रूप है वह हमें राजस्थानी भाषा के रूप में प्राप्त होता है। राजस्थानी भाषा में इसका प्रारंभ हम गद्य परंपरा के रूप में लगभग 13वीं शताब्दी से हम इसका गद्य का रूप देख सकते हैं। बनारसी अवधी बोली की 12वीं सदी में निर्मित उक्ति व्यक्ति प्रकरण कृति दामोदर द्वारा जो लिखी हुई है वह कृति इस काल में हमें प्राप्त होती है। ब्रज भाषा में यदि गद्य की बात करें तो वह भक्ति काल से प्रारंभ होता है। 16वीं शताब्दी 84 वैष्णव की वार्ता, कुछ टीकाएं, संस्कृत नाटकों के अनुवाद और इसी प्रकार से रीति काल में काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ इत्यादि कुछ ग्रंथ हमें रीति काल में भी मिल जाते हैं ब्रज भाषा में। रीति काल में जिन भाषाओं में गद्य लेखन हुआ उसमें राजस्थानी का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। इस समय जो राजस्थानी गद्य रचनाएं प्राप्त हुई उसमें वचनिका, पत्र, वंशावलियां, ख्यात, वात इत्यादि के रूप में हम ग्रंथ देख सकते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि हिंदी को पूर्व में खड़ी बोली कहा जाता था और खड़ी बोली ही अपने विकसित स्वरूप में हिंदी के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हुई। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप जो है वह दक्षिण साहित्य में मिलता है। दक्षिण के रचनाकारों ने अपनी भाषा को हिंदी, हिंदवी, दहलवी, जवान हिंदुस्तान आदि नामों से अभिहित किया, किंतु कुछ साहित्यिक समीक्षकों की राय में वह खड़ी बोली का ही प्रारंभिक रूप था। उत्तरी भारत में खड़ी बोली गद्य की परंपरा का आरंभ 17वीं-18वीं शताब्दी में माना जाता है। उत्तर भारत की खड़ी बोली की प्राचीनतम उपलब्ध गद्य रचना कवि गंग की चंद छंद वर्णन की महिमा का उल्लेख किया जा सकता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में खड़ी बोली या हिंदी गद्य की रचनाएं अपेक्षाकृत सुथरे स्वरूप में हमारे सामने आती है। इसमें हम मुंशी सदा सुखलाल का सुख सागर, मुंशी इंसा अल्लाह खां के उदयभान चरित्र, लल्लू लाल का बैताल पचीसी, सिंहासन बत्तीसी, प्रेम सागर इत्यादि रचनाओं को हम परिगणित कर सकते हैं। हिंदी गद्य के अंतर्गत भारतेंदु युग से हमें गद्य की कई विधाओं का प्रारंभिक रूप हमें मिलना प्रारंभ हो जाता है। इसी रूप की परंपरा में हिंदी उपन्यास भी हिंदी साहित्य का या हिंदी गद्य का एक प्रमुख रूप है। हिंदी उपन्यास उपन्यास की चर्चा आज का हमारा कक्षा का विषय है। उपन्यास शब्द की यदि हम बात करें तो उपन्यास शब्द उप प्लस न्यास इन दो शब्दों से मिलकर बना है।
उप का अर्थ है समीप और न्यास का अर्थ है थाती। इसका तात्पर्य ये हुआ कि मनुष्य के निकट रखी हुई कोई वस्तु, धरोहर या थाती। इस दृष्टि से उपन्यास एक ऐसी रचना को कहा जा सकता है जिसे पढ़कर पाठक को ये लगता है कि ये मेरे ही जीवन की, मेरे ही आसपास के जीवन की या मेरे किसी समीप जीवन की रचना है। इस विश्लेषण के आधार पर हमें कह सकते हैं कि ऐसी रचना जिसे पढ़कर यह लगे कि ये तो हमारी ही है, हमारे ही जीवन का प्रतिबिंब है और हमारी भाषा में जिसकी रचना की गई है, उसे उपन्यास कहा जा सकता है। आधुनिक युग में उपन्यास शब्द का प्रयोग एक विधा विशेष के लिए होता है। यूं उपन्यास शब्द का प्रयोग भरत ने नाट्य शास्त्र में प्रतिमुख संधि के एक उपवेद के रूप में भी किया है। वह इसे कहते हैं उपपत्ति कृतो अर्थ तथा प्रसादनम, अर्थात किसी अर्थ की युक्तिपूर्ण ढंग से उपस्थिति करने वाला या प्रसन्नता प्रदान करने वाला। अतः हमारे लिए नया शब्द नहीं है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की रचना ईसा पूर्व पहली शताब्दी में हो चुकी थी, तो ये शब्द नया नहीं है। गुणाढ्य की वृहत कथा, पंचतंत्र, बोध, जातक कथाएं जैसी कृतियां तक इस सूत्र के अनुसार उपन्यास कही जा सकती है, क्योंकि ये भी पाठक को प्रसन्नता प्रदान करती है। किंतु उपपत्ति कृतित्व और प्रसादनत्व दोनों गुणों की रक्षा करते हुए भी आज उपन्यास शब्द का प्रयोग इनसे कहीं अधिक व्यापक रूप से किया जाता है। उपन्यास आधुनिक युग की उपज है और उस युग की जिसमें व्यक्ति का महत्व समष्टि से कहीं अधिक बढ़ गया है। बाहरी संसार से अधिक आंतरिक संसार को प्रमुखता दी जाने लगी है। इसलिए आज उपन्यास का स्वरूप बहुत लचीला हो गया है। जरूरी नहीं कि उसमें कथानक हो, आवश्यक नहीं घटनाएं हो, आवश्यक नहीं कि पात्र हो। उनकी कहानी एक दिन की भी हो सकती है, एक वर्ष की भी, एक युग की भी। कथा उत्तम पुरुष में भी कही जा सकती है और अन्य पुरुष में भी। अंग्रेजी के नॉवल को गुजराती में नवल कथा, मराठी में कादम्बरी, बंगला और हिंदी में उपन्यास कहते हैं। हिंदी विश्वकोश में उपन्यास शब्द के इतने अर्थ दिए गए हैं। इनमें से कुछ रूप हम देखते हैं क्या क्या कहा गया। हिंदी विश्वकोश में कहा गया है उपन्यास का अर्थ है वाक्य का उपक्रम या बात का आरंभ होना, वाक्य का प्रयोग, विचार, प्रस्ताव, दान, उपनिधि इत्यादि। ये कई अर्थ हिंदी विश्वकोश में हमें उपन्यास नाम से मिलते हैं। यदि हम इस विधा की परिभाषा की बात करें तो हम कुछ पाश्चात्य विचारक और कुछ भारतीय विचारकों के अनुसार उपन्यास के संबंध में उन्होंने जो कहा है या उनकी जो परिभाषा दी है उसमें बात करें। जैसे एवल चेवल ने कहा है कि उपन्यास निश्चित आकार वाला गद्य रूप आख्यान है। तो एवल चेवल एक निश्चित आकार वाली रचना जो कि गद्य में है, काव्य के रूप में नहीं, पद्य के रूप में नहीं, एक आख्यान है, उसे उन्होंने उपन्यास कहा है। बेवेस्टर ये कहते हैं कि उपन्यास एक ऐसा कल्पित विशालकाय तथा गद्य में आख्यान है जिसमें एक ही कथानक के अंतर्गत यथार्थ जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्रों और उनके क्रियाकलापों का चित्रण रहता है। तो बेवेस्टर की जो परिभाषा है उसमें उन्होंने वास्तविक जीवन से उसका संबंध जोड़ा है और वास्तविक जीवन से संबंध जोड़ते हुए भी वह उसमें कल्पना को भी महत्व दे रहे हैं। तो वास्तविकता और काल्पनिकता का विशालकाय, आकार की दृष्टि से विशाल है, वह रचना उन्होंने उपन्यास नाम से अभिहित की है। इसी दृष्टि से यदि हम हिंदी के महान उपन्यासकार कथाकार प्रेमचंद के बारे में क्या कहा, प्रेमचंद ने इसके बारे में क्या कहा है। प्रेमचंद कहते हैं, मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। तो प्रेमचंद जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं उपन्यास विधा के लिए वह है कि वह मानव जीवन से संबंधित होगी। मानव जीवन पर या तो वह प्रकाश डाल रही है या उसके ऐसे अनबुझे रहस्य जो उसके भीतर हैं उनको खोलने वाला उपन्यास का मूल तत्व वह स्वीकार करते हैं। न्यू इंग्लिश डिक्शनरी में कहा गया है
वृहत आकार, गद्य आख्यान या वृत्तांत, जिसके अंतर्गत वास्तविक जीवन के प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले पात्रों और कार्यों को कथानक में चित्रित किया जाता है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इसमें भी विश्व हिंदी कोश भी, न्यू इंग्लिश डिक्शनरी है, वह भी वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाली रचना को उपन्यास मानता है। आगे इस संबंध में कहते हैं, उपन्यास व्यक्ति के अपनी परिस्थितियों के साथ संबंध की अभिव्यक्ति के उत्तरोत्तर विकास का प्रतिनिधित्व करता है। तो प्रत्येक व्यक्ति या जो उसका रचयिता है वह, या उसका जो पाठक है वह अपनी परिस्थितियों के साथ संबंध की अभिव्यक्ति की उत्तरोत्तर विकास का प्रतिनिधित्व करता है। आगे के अनुसार उपन्यास वह विधा है। तो विद्यार्थियों, हमने देखा कि उपन्यास आधुनिक काल की एक गद्य विधा है। इसे लेकर विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से अपना मंतव्य, अपना जो इसका उपन्यास का स्वरूप प्रकट करने का प्रयास किया है। इन समस्त परिभाषाओं के आधार पर उपन्यास के स्वरूप को निर्धारण करने में, उपन्यास के स्वरूप को समझने में काफ़ी मदद मिल सकती है। हम आगे की कक्षा में उपन्यास के स्वरूप, उपन्यास के प्रकार और उपन्यास के तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात हमारे जो कोर्स में सम्मिलित 5 उपन्यास हैं, अगली कक्षाओं में हम क्रमवार उन समस्त उपन्यासों का तात्विक विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद।